नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेएसएससी ने 444 पदों पर निकाली वैकेंसी, अभ्यर्थी ऐसे करें आवेदन। दरअसल बता दें, झारखंड में सरकारी नौकरी की राह देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेएसएससी ने राज्य भर में 444 महिला पर्यवेक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसे लेकर जेएसएससी द्वारा महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें, इच्छुक अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, कुल 444 रिक्तियों के लिए कुछ इस प्रकार जाति के अनुसार पद की नियुक्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 42, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 35, अनारक्षित के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पद हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 27 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं, 29 अक्टूबर को फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी नाम, जन्मतिथि, मेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी प्रकार के सुधार 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कर सकेंगे। आईआईटी धनबाद में नॉन टीचिंग के 64 पदों पर निकली वैकेंसी। दरअसल बता दो, आईआईटी आईएसएम धनबाद में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के लिए 64 वैकेंसी जारी की गई है। आईआईटी धनबाद ने इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बता दो, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। आपको बता दो, 64 पदों में सर्वाधिक 31 पद जूनियर असिस्टेंट के हैं। आईआईटी धनबाद में इस भर्ती में 13 पद जूनियर टेक्नीशियन का, 3 जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल का, 6 जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस का और 7 पद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का है और 4 पद जूनियर कोचिंग असिस्टेंट के लिए हैं। आपको बता दूं, इनमें स्विमिंग का 1, बास्केटबॉल का 1, जिम इंस्ट्रक्टर का 1 एवं वेट लिफ्टिंग का 1 पद शामिल है। आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 55% अंकों के साथ किसी भी संकाय में बैचलर डिग्री, कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व अन्य इंग्लिश में 25 शब्द व हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग चाहिए। वहीं जूनियर टेक्नीशियन के लिए 3 वर्ष डिप्लोमा समेत अन्य अर्हता जरूरी है। जूनियर कोचिंग असिस्टेंट के लिए बीएड में न्यूनतम 55% अंक समेत अन्य अर्हता जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जूनियर सुपरिंटेंडेंट के 6 पदों की वैकेंसी जारी की गई है। इस तरह से कुल 70 वैकेंसी जारी हुई है। आपको बता दो, अभ्यर्थी को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन शर्तें, चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आईआईटी धनबाद की ऑफिशियल वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। शिक्षक के ट्रांसफर की एप्लीकेशन की तिथि बढ़ी, अब 22 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। इन शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। दरअसल बता दें, राज्य के वैसे शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर या केवल ट्रांसफर चाहते हैं, उनके पास अब भी आवेदन करने का मौका है। ऐसे शिक्षक 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं का समय सीमा बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आपको बता दें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई है। इस ट्रांसफर प्रक्रिया में वैसे शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं जो संबंधित स्कूल में निर्धारित संख्या से अधिक हो। इसके अतिरिक्त दिव्यांग, महिला तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसे शिक्षक का भी ट्रांसफर होगा जो पति पत्नी के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही जगह स्थापित होना चाहते हैं। वहीं आपको बता दो, विभाग की ओर से कहा गया कि अगर स्थानांतरण संबंधित मामले में किसी तरह की शिकायत हो तो शिक्षक 18 से 23 अक्टूबर तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग प्राप्त शिकायतों के आधार पर 24 से 28 अक्टूबर तक उनका निवारण करेगा और स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण सूची का निर्माण तथा प्रकाशन 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। शिकायतों के समाधान और अंतिम रूप से हस्तांतरण प्रक्रिया 4 से 13 नवंबर तक पूरी की जाएगी। G20 समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में ग्लोबल नेताओं से की मुलाकात। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 सितंबर को G20 समिट के सिलसिले में दिल्ली में थे। वे राष्ट्रपति के आमंत्रण पर शनिवार को डिनर में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने G20 के ग्लोबल नेताओं और विदेश मेहमानों से मुलाकात की। उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, कल G20 समिट के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी पहुंचे देवघर, दोनों हाथ जोड़कर किया अभिवादन। सोमवार को करेंगे बाबा बैजनाथ धाम की पूजा। दरअसल बता दूं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर लालू यादव का उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं लालू यादव ने भी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा और अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी गर्मजोशी से अभिवादन को स्वीकार किया। इस दौरान राबड़ी देवी उनके बगल में खड़ी थी। वहीं कार्यकर्ताओं
के स्वागत करने से गदगद दिखाई दी। इसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी देवघर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके स्वागत में मौजूद झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व विधायक भोला यादव, सुरेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत हजारों समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शाम में बाबा बैजनाथ धाम के दरबार में श्रृंगार दर्शन को जा सकते हैं। उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी साथ मौजूद होंगे। वहीं सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा बैजनाथ धाम की पूजा करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने कब होंगे हाजिर, समन के बाद पत्र लिखकर दिया जवाब। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट पिटीशन के फैसले के बाद पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने के मुद्दे पर फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से 9 सितंबर को इससे संबंधित लिखित सूचना ईडी कार्यालय को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद ईडी ने आगे की कार्यवाही पर तत्काल कोई फैसला नहीं किया है। आपको बता दें, ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए। वह G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के लिए अपने दिल्ली रवाना हो गया है। उनके साथ पिता सांसद शिबू सोरेन भी दिल्ली गए हैं। आपको बता दें, सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए हाजिर होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, उनकी ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। वह सुप्रीम कोर्ट को दायर रीट याचिका पर कोर्ट के फैसले के बाद पूछताछ के लिए हाजिर होने के मुद्दे पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने जमीन मामले में पूछताछ के लिए जारी पहले समन को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए वापस लेने का अनुरोध ईडी से किया था। साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी का रास्ता अपनाने की बात कही थी। आपको बता दूं, लेकिन ईडी ने समन वापस लेने से इनकार करते हुए दूसरा समन जारी कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर ईडी की कार्यवाही को चुनौती दी थी। साथ ही न्यायालय के समन को स्थगित करने या पीड़ित कार्यवाही नहीं करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया है। लेकिन पिटीशन की शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट ने अनुरोध नहीं किए जाने की वजह से ईडी का तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन 20वें दिन भी रहा जारी। सीएम आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। दरअसल बता दूं, रविवार राजभवन के सामने टेट पास सहायक अध्यापक की बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन का 20वां दिन था। इसमें रामगढ़ जिले के टेट पास पारा शिक्षकों ने भी भाग लिया है। शिक्षकों की सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कुमार तथा मोहन मंडल ने सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर सरकार जल्द वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दूं, जिसकी सरकार जवाबदेही झारखंड सरकार पर होगी। कहा कि आज आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अगर सरकार जल्द पहल नहीं करती है तो 14,000 टेट पास शिक्षक सीएम आवास के समक्ष सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सरकार हर जगह यह कहती फिरती है कि पारा शिक्षक की सारी समस्या को दूर कर लिया गया है, जो सत्य नहीं है। मोहन मंडल ने कहा कि झारखंड में केवल आश्वासन मिलता है। जब सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री कहते हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों की मांग जायज है, तो फिर सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं मानती है। आज के कार्यक्रम में हिमांत घोषाल, नफीस अख्तर, मुख्तार अंसारी, घनश्याम चंद, कालीचरण, संजय यादव, विलेश महतो, मनमोहन महतो, चंद्र ठाकुर, सिलोन भारती, आशा कुमारी, सविता महतो, कंचन कुमारी आदि सैकड़ों की संख्या में टेट पास सहायक शिक्षक मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़, क्या झारखंड में लाएगी सियासी बदलाव। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम चुनाव हारे हैं, हमने मैदान नहीं छोड़ा है। डुमरी उपचुनाव के नतीजे के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पहली प्रतिक्रिया यही थी। डुमरी में एनडीए की पराजय के बाद राजनीतिक हलकों में भले ही बाबूलाल मरांडी के पहली ही परीक्षा में फेल होने की चर्चा जोरों पर हो, लेकिन 15 जुलाई को झारखंड बीजेपी की कमान संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी की गतिविधियों पर गौर फरमाएं तो समझ पाएंगे कि डुमरी के नतीजों पर उन्होंने जो कहा है उसका मायने क्या है। डुमरी से पहले और डुमरी के बाद भी बाबूलाल मिशन 2024 को लेकर मैदान जंग में हैं। जैसे आपको बता दूं, संकल्प यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को हुल क्रांति के नायक सिद्धू कानू की धरती भोगनाडीह से शुरू हुई और बीते 23 दिनों में बाबूलाल मरांडी 29 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इन 29 विधानसभा क्षेत्रों में बाबूलाल मरांडी ने हर वो काम किया जिसके जरिए प्रदेश की जनता से वो सीधा संवाद किया जा सके। बाबूलाल मरांडी ने जनसभाएं की, ग्रामीण इलाकों में चौपाकल लगवाए, जहां जरूरत थी वहां पदयात्रा और रोड शो भी किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर रहे। दरअसल आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी ने यह तय किया है कि क्यों ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके सबसे मजबूत गढ़ में ही चुनौती दी जाए। सीधे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर बाबूलाल मरांडी ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भविष्य में यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी तो पायलट वही बनेंगे।
झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 11 सितंबर यानी आज होगी बारिश। बता दूं झारखंड में सोमवार यानी आज से फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक साइक्लोनिक ट्रफ की वजह से मौसम में यह बदलाव होगा। आपको बता दूं बीते 4 दिनों में हुई बारिश की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। एक बार फिर से बादल बरसेंगे। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव साइक्लोनिक ट्रफ बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के ऊपर से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगोई क्षेत्र तक कायम है। यह झारखंड से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें इसके अलावा मानसून ट्रफ झारखंड के दक्षिणी उड़ीसा के झारसुगड़ा से होकर खाड़ी तक कायम है। इन्हीं 2 वजहों से 11 सितंबर यानी आज बारिश होगी। बोकारो के खांजे नदी में एक साथ 3 भाइयों के डूबने की आशंका, तलाश में जुटी गोताखोर। दरअसल बता दें बोकारो के खांजे नदी में 3 युवकों की डूबने की आशंका है। शनिवार रात से ही उन्हें तलाश किया जा रहा है। तीनों रिश्ते में भाई हैं। घटना जरीरी थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें मामला जरीरी थाना क्षेत्र की जेना बस्ती के समीप की है। घटना की जानकारी मिलते ही जरीरी थाना और पोटवार थाना की पुलिस नदी स्थित घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोर की मदद से उन युवकों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। युवकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बता दें कि जेना मोड़ के शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले मनोज राय के बेटे आकाश राय, मनीष राय और उनका फुफेरा भाई नितेश राय अपनी कार लेकर घूमने की बात कर घर से निकले थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब तीनों घर नहीं लौटे तो मां ने फोन लगाया। आकाश ने बताया कि मां मैं खांजो नदी में नहा रहा हूं, बहुत ही जल्द लौटकर घर आ रहा हूं, पर कभी लौटे नहीं। 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उड़ीसा झारखंड एक्सप्रेसवे, डीपीआर तैयार। दरअसल बता दें उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा से रांची में सीठियो रिंग रोड तक बनने वाली एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार हो गया है। कुल 147 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनना है जो पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर होगा। इसमें 121 किलोमीटर झारखंड में बनना है। इस परियोजना का डीपीआर तैयार हो गया है। झारखंड में करीब 3,400 करोड़ रुपए की 3 फेज का काम होना है। इसमें भू अर्जन की राशि भी शामिल है। आपको बता दें वहीं उड़ीसा में करीब 26 किलोमीटर का निर्माण कराया जाएगा। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए आएगी, जो कि डीपीआर फाइनल होने के साथ ही इसकी बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही इस परियोजना की बिडिंग होगी। यह प्रयास हो रहा है कि इस साल इस परियोजना पर काम शुरू हो जाए। इस सड़क के बन जाने से रांची से सबलपुर करीब 2 घंटे में पहुंचाया जा सकेगा।